हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं भारत पाकिस्तान युद्ध केवल एक कदम है दूर। अब ऐसा क्यों है, तो आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं, समझते हैं इससे जुड़ी हुई न्यूज। तो देखिए, इसकी न्यूज का कहना है दिस इंडिया पाकिस्तान एस्केलेशन लैडर इज न्यू एंड स्लिपरी। तो देखिए, अभी फिलहाल मामला ये सामने आया है कि विशेषज्ञों का ये मानना है कि वर्तमान में भारत और पाकिस्तान जिस प्रकार के संघर्ष में है, ये एस्केलेशन लैडर फिलहाल बहुत ही ज्यादा नई है और स्लिपरी है। यानी कि यहाँ पर अब हमें स्थायित्व देखने को नहीं मिल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब दरअसल ये सारा मामला सामने क्यों आ रहा है, तो देखिए, विशेषज्ञों का फिलहाल ये कहना है कि देखिए, पिछले जितने भी हम लोगों ने संघर्ष देखे हैं लगभग एक दशक के दरमियान, उस दौरान ये खास बात सामने आई है कि दोनों में से किसी न किसी एक पक्ष ने सामने वाले को अपना रुझान व्यक्त किया है कि वो युद्ध नहीं चाहता है और दूसरे वाले ने भी सहमति व्यक्त कर दी है। जिस समय 2016 में हमने देखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, उरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस समय भी यहाँ पर युद्ध की स्थिति बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। 2019 में जब संघर्ष हुआ था तो उस समय पुलवामा हमले के बाद भी जब भारत ने स्ट्राइक की थी तो तब भी मामला बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, ये स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ही ज्यादा गंभीर मानी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि 21वीं शताब्दी के अंदर अब ये समय बहुत ही नया है दोनों ही देशों के लिए, और ये भी लग रहा है कि दोनों ही देशों में से कोई भी किसी भी प्रकार की संधि के लिए आगे आना नहीं चाहता। दरअसल संधि के लिए किसी न किसी को झुकना पड़ेगा, किसी को पहले कहना पड़ेगा कि देखो चलो समझौता कर लेते हैं, पर समझौते की तरफ कोई भी झुकना नहीं पसंद कर रहा है। और हम वहीं पे एक बात भी देख रहे हैं कि भाई दोनों ही देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, तो सभी का यही कहना है कि देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल जवाब दे रहे हैं। और जवाब के मामले में दोनों ही देश यही कह रहे हैं कि देखिए, आप जो भी हरकत करेंगे उसका जवाब पूरी दृढ़ता से दिया जाएगा, हिसाब पूरा बराबर किया जाएगा, जैसा कि भारत की सरकार और भारत की सेना भी कह रहे हैं। तो वही सब कुछ सामने आ रहा, तो इसलिए कहा जा रहा है कि देखिए, एस्केलेशन लैडर जो है वो बहुत ही ज्यादा फिलहाल नया है, स्लिपरी है, यानी कि स्थायित्व नहीं है और नहीं लग रहा कि मामला शांत होगा जल्द। तो क्या क्या चीजें हैं इससे जुड़ी हुई हम लोग को आज की क्लास में क्या क्या समझना है, तो आज हम लोग समझने वाले हैं भारत पाकिस्तान तनाव, यानी कि चर्चा में क्यों के बाद भारत पाकिस्तान तनाव समझेंगे, एस्केलेशन लैडर समझेंगे, एस्केलेशन लैडर के अंदर भारत और पाकिस्तान कहां पहुंचे हुए हैं फिलहाल, ये भी समझेंगे। इसके अलावा युद्ध और ऑपरेशन के अंदर क्या अंतर है, ये बातें भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मेनली जो क्लास है वो हम लोग की फोकस किस पे रहने वाली है, एस्केलेशन लैडर पे, और यही हमें बताएगा कि आज के समय में भारत और पाकिस्तान कहाँ है और युद्ध से कितना ज्यादा दूर है। सब कुछ जानेंगे समझेंगे, लेकिन एक खास इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद, क्योंकि स्टडी IQ आप लोगों के लिए एक नया कोर्स शुरू कर रहा है, नया बैच शुरू कर रहा है, और बैच शुरू हो रहा है ये 15 मई से। अब देखिए, 15 मई से शुरू होने वाला ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि ये P2I बैच है और इस बैच में उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास चीजें होने वाली हैं जो लोग 2026 और 27 में एग्जाम देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, P2I मतलब क्या है कि ये बैच प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक आपकी मदद करेगा, यानी कि एग्जाम के तीनों ही चरणों में आपकी सहायता करेगा। आपके कोर्स को भी कंप्लीट कराया जाएगा, साथ साथ आप लोग को 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगी और साथ साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे। केवल बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी इसमें शामिल है। जो मंथली टॉप परफॉर्मर रहने वाला है उसको 11,000 का प्राइस भी दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये कोर्स लेना है बेस्ट डिस्काउंट के साथ, तो आपको एक कोड यूज करना पड़ेगा और वो कोड है KL लाइव कोड। अगर आप इस कोड को यूज करते हैं स्टडी IQ का कोई भी कोर्स लेने के लिए, तो आपको बेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। और बेस्ट डिस्काउंट के मामले में ये समझिए कि जो हमारा ये P2I फाउंडेशन बैच है, ये बैच आप लोगों को 31,999 रुपए में मिल जाएगा। हालांकि यहाँ एक खास फीचर ये भी है कि अगर आप लोग कोर्स में एनरोल रहते हैं और उसके बाद आप लोग प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं, तो आपकी पूरी फीस भी वापस कर दी जाएगी, साथ साथ आपके मेंस और आपके इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। तो बहुत खास कोर्स है, समझ लीजिए कि ऐसे कोर्स बार बार नहीं आते हैं, तो एनरोल कर सकते हैं आप लोग खुद के लिए, ठीक है, अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझते जानते हैं। तो देखिए, विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों के लिए पीछे हटना और तनाव कम करना बहुत ज्यादा कठिन होगा, क्योंकि ये लगातार आगे बढ़ रहे हैं और एक एक कदम आगे बढ़ा करके दोनों ही ये दिखा रहे हैं कि ये खुद कुछ नहीं कर रहे, केवल और केवल दूसरे के द्वारा उठाए गए कदमों का ही जवाब दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ और यहाँ नहीं हो रहा। अब फिलहाल यहाँ पर ये पता चलता है कि भारत ने अब तक संकेत दिया है कि इस बार उसके कार्यों पर संयम का प्रभाव बहुत कम होगा, यानी कि भारत भी संकेत कर रहा है कि संयम नहीं दिखाने वाला है और भारत भी बिल्कुल पाकिस्तान को जवाब देगा और उसके द्वारा किए गए जैसे कार्य हैं उसी प्रकार का ही उसको जवाब दिया जाएगा, यानी कि हम लोग किसी प्रकार में एहतियात नहीं बरतेंगे।
हम आगे बढ़ेंगे और हर एक बात का जवाब दिया जाएगा पूरी तरह से। तो ये मामला जो है वही गंभीर माना जा रहा है पूरी तरह से, और ये माना जा रहा है कि भाई जिस तरह की स्थिति है ये गंभीर रूप भी ले सकती है। नई स्थिति दोनों देशों के बीच में दिख रही है और दोनों देशों में से कोई भी, यानी कि किसी को भी देखकर ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि कोई देश पीछे हटना चाहता है, संयम बरतना चाहता है, शांति चाहता है फिलहाल। हालांकि कहते दोनों ही देश हैं, लेकिन जिस प्रकार के डिसीजंस लिए जा रहे हैं वहां पर ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वास्तव में शांति की कोई भी अब अपेक्षा यहाँ पर बच रही है। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब देखिए जरूरी है चीजें हम लोग को यहाँ पर ये भी समझना है कि अब आज के समय में स्थिति क्या हो गई है। तो देखिए लगभग बीते अभी हमें पता चल रहा है कि पूरा का पूरा जो संघर्ष है ये 17-18 दिन का संघर्ष हो चुका है पूरा का पूरा। और इस संघर्ष के मामले में पता चलता है कि जो पहली घटना हुई थी वो 22 अप्रैल की घटना थी, जिस समय जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के अंदर पहलगाम वाले क्षेत्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर बैसरन मैदानों में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। और इस हमले को हम लोग पहलगाम आतंकवादी हमले के रूप में जानते। अब ये घटना हुई थी 22 अप्रैल को, आज डेट हो चुकी है 9 मई। अब देखिए इस प्रकार इतने दिनों में क्या हुआ है कि भारत और पाकिस्तान का तनाव बहुत ही ज्यादा अब ऊपर चढ़ चुका है और माना जा रहा है कि एस्केलेशन लैडर के अंदर ये दोनों ही देश बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब ये युद्ध से केवल एक ही कदम दूर है। यानी कि बीते 17-18 दिन में ही हम लोगों ने पूरा का पूरा माहौल बदल दिया है, चीजें बदल गई। और एक्चुअल में भारत और पाकिस्तान के बीच ठीक है, हम लोग मानते थे कि थोड़े बहुत तनावपूर्ण संबंध तो रहते ही हैं, क्योंकि अब दोनों देश ना तो एक दूसरे को देखना पसंद करते हैं, ना ही सरकारें कोई बातचीत कर रही हैं। तो बस जो चीजें चल रही थी वो चीजें चल रही थी, ठीक है। यानी कि थोड़ा बहुत व्यापार वगैरह, वाटर शेयरिंग वगैरह चीजें मैनेज हम लोग कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब हम लोग झड़प में आ जाएंगे, लड़ाइयाँ करेंगे आपस में, ये कुछ भी तो था ही नहीं उस समय। तो ये पूरा का पूरा स्थिति किस प्रकार सामने आई है, ये मात्र और मात्र 22 अप्रैल के बाद ही हमें सब चीज़ देखने को मिली। तो बीते 17-18 दिन जो है उसी में ही हम लोगों ने देख लिया कि कैसे अचानक से पूरी की पूरी स्थिति बदल गई है। वैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग विशेषज्ञ कहते हैं कि भाई समय हमेशा एक सा नहीं रहता और समय कभी भी बदल सकता है। तो ये एक उस प्रकार का ही उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि 22 अप्रैल से पहले दोनों देशों की स्थिति कैसी थी, सीमाएं शांत पड़ी हुई थी, और आज के समय में पता चल रहा है कि दोनों देश एक ऐसे संघर्ष में है जहां पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि भारत ने मॉक ड्रिल अनाउंस किया था, उसके बाद फिर भारत ने एयर स्ट्राइक भी किया है, और इसके साथ साथ अब पाकिस्तान भी लगातार जवाब दे रहा है भारत की सभी चीज़ों का। तो फिर उसके बाद भारत भी जवाब दे रहा, तो पाकिस्तान का जवाब देना, भारत का जवाब देना, ये सब चीज़ें चल रही हैं लगातार ना एक दूसरे के बीच में। ठीक है, तो 17 दिनों के भीतर का समय बताया जा रहा है कि ठीक है, एस्केलेशन लैडर में अब जो देश हैं वो 4 स्टेप चढ़ चुके हैं। यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही एस्केलेशन लैडर के अंदर 4 स्टेप चढ़ चुके हैं, चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं, चौथी स्टेज में है। और ये काम कब से अब तक हुआ है, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से इसकी शुरुआत हुई है, और 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जो आतंकी ठिकाने थे उन सभी पे स्ट्राइक कर दी थी। और उसके बाद हमने देखा था कि अगले ही दिन पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोनों से जवाब भी दिया। तो ये जो पूरे का पूरा घटनाक्रम है, यही घटनाक्रम बताता है कि आप चौथी स्टेज पर है। बट एक्चुअल में एस्केलेशन लैडर की ये चौथी स्टेज है क्या, और ये चौथी स्टेज क्या बात बताती है, क्या ये कहती है, इन बातों को समझना भी जरूरी है। तो देखिए आते हैं अब सीधा एस्केलेशन लैडर पर, समझते हैं पहले एस्केलेशन लैडर की ही जुड़ी हुई बातें। तो देखिए एस्केलेशन लैडर इस वजह से भी चर्चाओं में आई है क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने बातें सुनी थी हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री साहब से भी। ठीक है, यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है चौथे स्टेज पर आ गए, बट ये एस्केलेशन लैडर वाला मामला चर्चाओं में क्यों आ रहा है, विशेषज्ञों का अलग अलग कहना। लेकिन हमारे जो ये विदेश सचिव है ना, इन्होंने भी एस्केलेशन का जिक्र किया। कब किया आप लोगों ने याद है, याद नहीं है? चलिए मैं याद दिलाता हूँ। जिस दिन भारत ने पाकिस्तान के अलग अलग आतंकी ठिकानों के ऊपर स्ट्राइक की थी ना, उसके अगले ही दिन हमने देखा था कि भाई विक्रम मिस्त्री साहब आए थे और उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की थी। अब इन्होंने जो मीडिया ब्रीफिंग की थी ना, शायद हो सकता है कि आपने बातें सुनी हो लेकिन उसके बाद इनके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, पर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इन्होंने एक लाइन इस्तेमाल की थी और वो लाइन थी, ये जो सिलसिला है जो हम देख रहे हैं आज की घटनाओं को लेकर, यह 22 अप्रैल के पहलगाम हमले से शुरू हुआ है। एस्केलेशन वहां पर हुआ है और उस एस्केलेशन का जवाब भारतीय फौज ने कल अपने एक्शन से दिया है। तो इन्होंने जिस समय ये स्टेटमेंट दिया था ना, अपने इस स्टेटमेंट में भी इन्होंने एस्केलेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इसी से पता चल रहा है कि हाँ, एस्केलेशन का मामला चल रहा है दोनों देशों के बीच में। और एक एस्केलेशन लेटर होती है जो बताती है कि अगर दो देश संघर्षों में है तो कौन सा देश किस स्थान पर फिलहाल अभी स्थिति को बरकरार रख रहा है और दोनों देश कौन से पायदान पर अभी संघर्ष में है, ये सब चीजें यहाँ पता चलती है। तो यहाँ पर भी हम लोग को रेफरेंस देखने को मिल रहा है। अब एस्केलेशन लेटर होती क्या, सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं। तो देखिए एस्केलेशन लेटर का मतलब होता है किन्हीं दो देशों में संघर्ष की शुरुआत किसी घटना या बयानबाजी से होती है और फिर हल्के सैन्य कदम और बढ़ते बढ़ते सर्वनाश तक जाता है। यानी कि कैसे कैसे दो देश शांति की स्थिति से
थोड़े से छोटे से संघर्ष में आते हैं, बयानबाजी करते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, युद्ध की तरफ जाते हैं और सर्वनाश को फिर वो आगे बढ़ाते हैं। ये पूरी की पूरी स्थिति कहलाती है एस्केलेशन लैडर की स्थिति, यानी कि आप संघर्ष में कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, यह कहलाता है एस्केलेशन लैडर। ठीक है, अब देशों के बीच इस तनाव को अलग अलग स्तर पर मापा जाता है और जब जब अलग अलग स्तरों पर मापा जाता है तो उस समय यह भी देखा जाता है कि दोनों देश संघर्ष की कौन सी स्थिति में है और उस संघर्ष को कैसे ही सुलझाया जा सकता है, इस पर भी हमेशा से विचार किया जाता है। सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध की भाषा में इसके लिए एस्केलेशन लैडर यानी कि तनाव की सीढ़ी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और इसके जरिए दुनिया के देश ये समझते हैं कि किस स्तर पर बात बिगड़ रही है और उसे कहां पर रोकना चाहिए। खासकर परमाणु हथियारों वाले देश के मामले में ये पता चलता है कि एस्केलेशन को समय रहते रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना नतीजा तबाही हो सकता है। और वर्तमान में जो स्थिति है, भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं और पाकिस्तान तो कई बार बोल भी चुका है कि अगर स्थिति गंभीर हुई तो हम लोग परमाणु हमला कर सकते हैं। तो ये मामला भी लगातार चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से बार बार धमकी दी गई है परमाणु हमले की भी। ठीक है, चीजें क्लियर। अब अमेरिका के मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हरमन कॉन ने 1965 में एक किताब लिखी थी और किताब का नाम था ऑन एस्केलेशन मेटाफर्स एंड सिनेरियोस। अब यहाँ पर जब इन्होंने ये अपनी किताब लिखी तो इस किताब के अंदर इन्होंने एस्केलेशन के बारे में बताया था कि एस्केलेशन के कितने चरण होते हैं। हालांकि जिस समय इन्होंने अपनी किताब के अंदर एस्केलेशन लैडर की थ्योरी दी थी ना, तो एस्केलेशन लैडर की थ्योरी देते हुए इन्होंने बताया था कि 44 चरण होते हैं, 44 स्टेजेस होती हैं एस्केलेशन लैडर के अंदर। तो एस्केलेशन लैडर का मामला सबसे पहले सबसे पहले सामने आया 1965 में हरमन कॉन की किताब से, ऑन एस्केलेशन मेटाफर्स एंड सिनेरियोस। तो इस किताब के अंदर पहली बार पता चलता है कि हाँ, एस्केलेशन लैडर जैसी भी कोई चीज होती है जो बताती है कि दो देशों के बीच संघर्ष किस प्रकार से आगे बढ़ता है, कैसे चलता है। हालांकि जो हमारे मॉडर्न फिलोसोफर्स हैं या जो मॉडर्न हमारे जो आधुनिक समय के हमारे विचारक हैं, इन लोगों का मानना थोड़ा अलग है। तो जो हमारे आज के समय में मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों का ये कहना है कि नहीं, 44 चरण तो नहीं होते हैं एस्केलेशन लैडर में, लेकिन 7 चरण होते हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो हमारे जो आधुनिक मिलिट्री एक्सपर्ट हैं वो केवल और केवल 7 चरण मानते हैं, लेकिन जो ये किताब है हरमन कॉन की, इसमें इन्होंने 44 चरण बताए थे। तो 44 चरणों को ही अब फिलहाल समायोजित किया गया है 7 चरणों के अंदर। अब ये 7 चरण कौन कौन से होते हैं? जब कोई देश शांति की स्थिति से पहले छोटे संघर्ष में आता है, यानी कि केवल बयानबाजी करता है, दूर दूर से एक दूसरे को भला बुरा बोलेंगे, लेकिन फिर बाद में सर्वनाश तक बढ़ते हैं ये आगे। तो ये होता कैसे और क्या स्थिति है इसकी? तो देखिए, ये होती है हमारी एस्केलेशन लैडर। जो 7 चरणों की एस्केलेशन लैडर आज के समय में एक्सेप्ट की जाती है, जिसको माना जाता है, वो ये एस्केलेशन लैडर है हम लोग की स्क्रीन पर। तो इस एस्केलेशन लैडर में शुरुआत कैसे होती है और ये जो सारा का सारा मामला है ना, कहां से लिया गया? सोर्स है इसका थ्योरी ऑफ एस्केलेशन लैडर बाय हरमन कॉन। ठीक है, अब देखिए, जो 7 चरणों की एस्केलेशन लैडर बनी हुई है हम लोग के सामने ना, इसमें पहले तो देश होंगे बिल्कुल शांति की स्थिति में, झड़प नहीं होगी। और देखो, एक बात ध्यान रखना कि मनमुटाव होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उन मनमुटाव को हर बार दिखाओ। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति चलती है, पर भारत और पाकिस्तान क्या करते हैं कि ठीक है, भारत तो फिर भी नहीं कहता, लेकिन पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं अलग अलग मंचों पर भारत का जिक्र करता ही रहता है, कश्मीर के मुद्दे को भी उठाता रहता है। तो जो पहला चरण होता है वो केवल कूटनीतिक विरोध का होता है, यानी कि शुरुआत में केवल कूटनीतिक रूप से कहेंगे कि ठीक है, हाँ, आप बुरे हो, आपने हमारा हक मार लिया है, आप हमारे हिस्से का खाना खा गए हो, या फिर आपने जबरदस्ती इस क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है, आप मर्जी के विरुद्ध हमारे ये काम कर रहे हो, आपने हमारे अगेंस्ट जाकर के नदी का पानी रोक लिया, मतलब कुछ भी बयानबाजी हो सकती है। तो बयानबाजी करना ठीक है, केवल बातचीत के अंदर विरोध दिखाना, एक दूसरे को चेतावनी देना, देखो कुछ भी कर देंगे, लड़ लेंगे, बता रहे हैं हमला कर देंगे, या फिर विरोध में तर्क अपने दर्ज करना, विरोध करना, विरोध में बात बताना कि नहीं, आप जो कर रहे हो गलत ही कर रहे हो, आप अच्छा कर ही नहीं सकते। तो ये शुरुआती स्थिति होती है, बिल्कुल पहला चरण है कि ठीक है, मुंह से काम चलेंगे, बोलेंगे आपस में, बस और कुछ अभी नहीं करेंगे। अब जो दूसरा चरण होता है, यहां से अब स्थिति जो है वो गंभीर रूप लेना शुरू कर देती है। अब दूसरे चरण में क्या होता है? दूसरे चरण में आप आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, उसके व्यापार के लिए प्रतिबंध लगाएंगे, आयात निर्यात पर रोक लगाएंगे। ये दूसरा चरण होता है इस एस्केलेशन लैडर का। इस एस्केलेशन लैडर के अंदर तीसरा चरण होता है सैन्य तैयारियां करना, यानी कि आप सैन्य बलों को बोल दोगे तैनात रहो और युद्धाभ्यास शुरू कर दो। जैसे कि हम लोगों ने अपनी सेनाओं को कह दिया था कि ठीक है भाई, हाई अलर्ट पे आपको रहना ही रहना है। सीमित झड़प, ये इसका चौथा चरण होता है। ठीक है, तो चौथी स्टेज जो होती है वो सीमित झड़प होती है। सीमित झड़प में आप सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे या फिर एयर स्ट्राइक करेंगे या फिर सैन्य झड़प करेंगे या फिर गोलाबारी की स्थिति को आप आगे बढ़ाएंगे। पांचवी स्थिति जो होती है वो उसमें पूर्ण युद्ध की होती है। पांचवा स्टेज पूर्ण युद्ध की बात कहता है, जिसमें खुले तौर पर थल, जल और वायु सेना, तीनों की तीनों सेनाएं जंग में आ जाएंगी और प्रॉपर युद्ध होगा। छठी स्टेज गंभीर हो जाती है, क्योंकि छोटे परमाणु हथियारों को लेकर के धमकी दी जाती है और छोटे परमाणु हमले भी किए जाते हैं। लेकिन सातवीं स्थिति जो होती है इसमें, वो सातवां चरण सर्वनाश
सर्वनाश का चरण होता है। इस दौरान बड़े पैमाने पर परमाणु हमला किया जाता है और नरसंहार किया जाता है, इसे ही सर्वनाश कहा जाता है। तो ये होती है पूरी की पूरी एस्केलेशन लैडर, जहां आप पहले चरण से सातवें चरण पे पहुंचते हैं, यानी कि केवल कूटनीतिक विरोध से लेकर के आप सर्वनाश तक का सफर तय करते हैं। ये बात हमें बताती है एस्केलेशन लैडर। अब इस एस्केलेशन लैडर के मामले में हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे बहुत देर से ना, कि भारत और पाकिस्तान कहाँ है। अब इस एस्केलेशन लैडर को आप लोग बता सकते हैं देख करके कि भाई कहां पर स्थिति में है भारत और पाकिस्तान। तो कहां है भारत पाकिस्तान? चौथे चरण में है भारत पाकिस्तान। अब सीक्वेंस कैसे कैसे पड़ा है आगे वो समझते हैं। भारत और पाकिस्तान विरोध की स्थिति में तो रहते ही थे हमेशा से, संबंध अच्छे नहीं चल रहे, मनमुटाव हम लोगों ने बना के रखे हुए हैं, कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हुआ था, सबसे पहले हमारे को यहाँ पर जो रीजन मिला, जिसने यहाँ पर चिंगारी दी, वो चिंगारी किसने दी थी? वो पहलगाम आतंकवादी हमले ने दी थी 22 अप्रैल को। अब जैसे ये पूरा मामला आया तो हम लोगों ने ब्लेम गेम शुरू किया, एक दूसरे पे इल्जाम लगाए, चीजें सामने, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट हमने माना, क्योंकि भाई वो आप आतंकवादी को वित्त पोषित करते हो, ठीक है ना, उनको आप ट्रेनिंग के लिए स्थान देते हो, आपके देश में वो रहते हो, तो बिल्कुल समर्थन आपका है ही है, यहाँ पर कोई दो राय बिल्कुल भी नहीं है। अब उसके तुरंत बाद क्या हुआ था, हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, यानी कि हमारी जो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति है, उसने बैठक की और बैठक करने बाद 5 बड़े निर्णय लिए, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि ठीक है, डिप्लोमेट्स के लिए डिसीजन थे, सिंधु जल संधि को स्थगित करने की बात हम लोगों ने कर दी थी, हमने कह दिया था कि जो सार्क का वीजा है उस वीजा को अब हम लोग बंद कर देंगे, इस तरह के हम लोगों ने अलग अलग बातें करी थी उसके अंदर। तो क्या किया था हम लोगों ने, फिर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिया, ठीक है अब आपके ऊपर ये प्रतिबंध रहेंगे। तो व्यापार प्रतिबंध, आयात निर्यात प्रतिबंध, कुछ इस प्रकार कार्य जो है मेरे दूसरे चरण में आ जाते हैं, जैसा कि हुआ अभी फिलहाल। अब दोनों देशों के बीच व्यापार वगैरह बंद है, अब कोई भी ना तो आयात निर्यात होता है, सब चीजों पर रोक लगा दी गई है, ठीक। अब इसके बाद क्या था कि हम लोगों ने अपने सैन्य बलों को तैनाती का आदेश दे दिया था और युद्धाभ्यास की स्थिति भी थी, जैसे कि हम लोगों ने मॉक ड्रिल कहा था कि हम लोग मॉक ड्रिल करेंगे। तो मॉक ड्रिल के लिए पूरे देश को उम्मीद थी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरा भारत ये उम्मीद कर रहा था कि भाई 7 से 9 मॉक ड्रिल रहने वाली है, बड़े ही खास दिन रहेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि मॉक ड्रिल के नाम पर 7 को ही जाकर के ये पाकिस्तान के ऊपर अलग अलग जगह पर एयर स्ट्राइक कर देंगे आतंकी ठिकानों को। नहीं उम्मीद थी ना, पता भी नहीं था। वो तो बस जब सुबह आंख खुली तब पता लगा कि हाँ ऑपरेशन सिंदूर हो गया, पूरा लगा दिया है पाकिस्तान की जमीन के ऊपर सिंदूर। भारत ने पूरी लाल लाल जमीन करके आ गए थे वहां पर जाकर, जिस तरह से हमला किया था। तो अब उसका पता चला कि हाँ भाई ठीक है, हम लोगों ने पहले सैन्य बलों को तैनाती के लिए कहा था, लेकिन बाद में हम लोग क्या किया, हम पहुंच गए सीधा फिर इस एस्केलेशन लैडर के चौथे स्टेज पर, जहां हम लोगों ने एयर स्ट्राइक कर दी। अब एयर स्ट्राइक के बाद मामला हो गया खराब। अब क्या हुआ है कि जिस तरह से एयर स्ट्राइक भारत ने की थी, पाकिस्तान भी जवाब दे रहा है और झड़पें बहुत ज्यादा, ड्रोन हमले हो रहे हैं, मिसाइल हमले हो रहे हैं और सीमाओं पर तो काफी ज्यादा हमारा मामला बहुत ही गंभीर हो चुका है, तनावपूर्ण भी हो चुका है। हालांकि देखते भी आगे क्या होता है, ठीक है। तो स्थिति फिलहाल गंभीर हो रखी है, लेकिन खुले तौर पर युद्ध नहीं हो रहा है अभी, ये बात भी समझना होगा। अभी हम लोग पूर्ण युद्ध की स्थिति में नहीं आए हैं, ठीक है। ना तो भारत ये कह रहा है कि हम जंग में हैं और ना ही पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम जंग में, दोनों में से कोई भी नहीं कह रहा है जंग में। और अभी हमारी सभी सेनाएं भी युद्ध में नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग को सभी तरह से संघर्ष नहीं देखने को मिल रहा है। अभी केवल हमारा सीमा वाला क्षेत्र जो है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि हाँ हवाई हमले वगैरह हो रहे हैं, कोई ड्रोन भेज दे रहा है, कोई मिसाइल भेज दे रहा है, दूसरे का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कोशिश करता है कि भाई इसको निष्क्रिय किया जाए, जैसे कि हमारा S-400 इस मामले में पूरी तरह से काम कर रहा है। तो अभी हम लोग ये कहें कि हम युद्ध में, तो बिल्कुल युद्ध में नहीं है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग युद्ध में आ जाते हैं तो उसकी घोषणा नहीं होती प्रॉपर कि हाँ हम युद्ध में आ गए हैं, बट स्थितियां जो है वो बता देती हैं कि बिल्कुल हम युद्ध में आ चुके हैं। लेकिन भारत और पाकिस्तान के लिए फिलहाल वर्तमान माना जाए तो अभी तो युद्ध की स्थिति नहीं कही जा सकती कि अभी है युद्ध में, क्योंकि अभी फिलहाल क्या है कि जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक वगैरह चल रही है, हम छोटे स्तर पर ही चीजों को संभाल रहे हैं, यानी कि भी चौथे चरण पर ही हम लोग बने हुए हैं, 5वें चरण में हम लोग प्रवेश नहीं किए हैं। बट हाँ ये भी समझना होगा कि 5वें चरण से हम लोग दूर नहीं है, क्योंकि दोनों ही देशों की स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है और कभी भी जो है संघर्ष बहुत ही बड़े स्तर पर हो सकता है, क्योंकि हमारी तीनों ही सेनाएं हाईएस्ट अलर्ट पर है, हाई अलर्ट पे नहीं है, हाईएस्ट अलर्ट पर है। तो स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है, मामला खराब हो सकता है, ये बात भी हमें यहाँ पर समझनी होगी। तो ये भी हमें यहाँ देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। तो पूर्ण युद्ध में भी हम लोग नहीं है, सीमित झड़प की स्थिति में हम लोग हैं, लेकिन फिर भी मामला कभी भी उलट पलट सकता है, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का एस्केलेशन लेटर। तो एस्केलेशन लेटर में हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़े हैं, ये सारी बातें भी यहाँ लिखी हुई हैं कि देखो पहले सबसे पहले हमारे जो स्टेज 1 था उसमें पता चला था कि हमारे विक्रम मिस्त्री साहब आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ठीक है किस प्रकार से हम लोगों ने जो पहलगाम आतंकवादी हमला था उसका जवाब दिया है और फिर हम लोगों ने स्ट्राइक्स किए, ठीक है। स्ट्राइक्स के बाद फिर दूसरे चरण पर उन्होंने क्या किया भाई, एक दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की मीटिंग वगैरह हुई थी, तो ये सब चीजें चली थी। उसके बाद में थर्ड स्टेज के लिए कहा जा रहा है कि फिर ठीक है हम लोगों ने यहाँ पर अपने बलों को तैनात कर दिया था, जैसा कि कहा भी जाता, हम लोगों ने कहा था कि भाई ठीक है अलर्ट पर रहना है, हाई अलर्ट रहना है, चीजें संभालनी है। तो वो सब काम हमने किया था और फिर भारत जाकर के एयर स्ट्राइक कर आया था और फिर पाकिस्तान जवाब दे रहा है। तो ये चौथी स्थिति हो गई, तो हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग को ये भी समझना है कि भारत जो है ना, यानी कि भारत और पाकिस्तान, ये दोनों ही देश धीरे धीरे बढ़ रहे हैं नॉर्मेटिव वॉर की तरफ। किसकी तरफ जा रहे हैं हम लोग? नॉर्मेटिव वॉर की तरफ। नॉर्मेटिव वॉर क्या होती है? होती है एक मानक वॉर ही, मतलब जिस तरह की युद्ध होता है ना, हम युद्ध की तरफ ही बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं,
ठीक है, धीरे धीरे हम लोग अलग अलग चरणों को पार करने की स्थिति में आ चुके हैं। आज फिलहाल हम लोग मानते हैं क्या, ठीक है, जो हमारी ये एस्केलेशन लैडर है उसके हिसाब से हम लोग चौथे स्थान पर है, लेकिन फिर भी वॉर जो होती है वो कई तरह की होती है। टेरिटोरियल वॉर होती है, यानी कि क्षेत्र के आधार पर लड़ाइयाँ होती हैं कई बार, ठीक है। क्षेत्र के बाद जो टेरिटोरियल वॉर होती है, ये वॉर जो होती है सीमा पर वॉर होगी, यानी सीमाई इलाकों पर चलेगी चीजें। जो रीजनल वॉर होती है किसी छोटे इलाके के अंदर होती है, ठीक है। कोऑर्सिव वॉर जो होती है वो देश के किसी एक बड़े हिस्से में होगी, और जब नॉर्मेटिव वॉर होगी तो इसके अंदर पूरा का पूरा देश ही शामिल हो जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके ना बढ़ रहे हैं नॉर्मेटिव वॉर की तरफ। तो हर एक वॉर का ना अपना एक अलग मतलब होता है। जैसे कि अगर बात करें टेरिटोरियल वॉर की, सीमा वाली वॉर है, तो क्षेत्र कौन सा होगा, सीमा इसमें प्रभावित रहेगी, यानी कि मेनली काम कहाँ पर होगा, बॉर्डर वाले एरिया में होगा। सैनिक भागीदारी इसके अंदर बहुत कम होती है, ज्यादा सैनिक इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। जब सैनिक कम इन्वॉल्व होते हैं तो फिर मृत्यु वगैरह के आंकड़े जो होते हैं वो भी कम ही रहते हैं। लेकिन वॉर कब तक चलती है, बहुत कम समय के लिए चलती है, और केवल मकसद जो होता है वो सीमा के इलाकों में बदलाव करना होता है। जनरली ऐसा भी देखा जाता है कि ठीक है, इस वाले क्षेत्र को कब्जा लेते हैं, इस वाले क्षेत्र को कब्जा लेते हैं, ये स्थिति चलती है इस समय वॉर में। अब रीजनल वॉर में क्या होगा, छोटे इलाके में होगी, जवानों की अच्छी खासी कंपनियां इसमें रहती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें आंकड़े आगे बढ़ते हैं, ठीक। अवधि जो होती है वो ना तो बहुत ज्यादा लंबी होगी, ना ही बहुत ज्यादा कम होगी। इसके अलावा किसी इलाके के पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर बदलाव इसका उद्देश्य हो सकता है या मकसद हो सकता है, ठीक है। कोऑर्सिव वॉर क्या होती है, ये देश के किसी एक बड़े हिस्से में होती है, लेकिन जवानों की कंपनियां इसमें बड़ी संख्या में शामिल होती है, यानी कि एक बड़े स्तर पर थोड़ा युद्ध ये देखने को मिलता है, ठीक है। ना ज्यादा कम समय तक, ना ज्यादा, यानी कि इसमें भी युद्ध की अवधि अच्छी खासी रहती है। बट इसका उद्देश्य क्या हो सकता है कि किसी देश या इलाके की पॉलिसी फ्रेमवर्क या उसके सिस्टम में बदलाव करना, ये सब भी होता है। हालांकि आप चाहें तो कब्जा करने के उद्देश्य से भी कोऑर्सिव वॉर कर सकते हैं। और नॉर्मेटिव वॉर, यानी जिस तरफ भारत और पाकिस्तान बढ़ रहे हैं फिलहाल, ये माना जा रहा है कि स्थिति कुछ ऐसी ही है, ठीक है। नॉर्मेटिव वॉर होगी तो क्या होगा, ये वॉर पूरे देश की होगी, पूरे देश के जितने भी सैनिक होंगे, यानी कि थल जल वायु सेना के इसके अलावा जो भी हो सकता है वो सब इसके अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा लंबे समय तक, यानी कि पता नहीं कि वॉर कब तक चलेगी। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भाई स्थिति जो है वो रशिया और यूक्रेन वॉर की चल रही है। कब शुरू हुआ था, 24 फरवरी 2022 को वॉर शुरू हुआ था, और आज समय क्या हो चुका है, 9 मई 2025। अभी तक वॉर चल रही है, खत्म नहीं हुई है, अंतिम पड़ाव में नहीं आई है, ठीक है। ना ही यहाँ पर कोई सीज फायर हो रहा है। हम लोगों ने देखी इजराइल हमास वॉर, हालांकि इजराइल हमास वॉर शुरू हुई, सीज फायर हुआ, बट फिर दोबारा मामला जो था वो गड़बड़ा गया और दोबारा ये लोग वॉर में ही है। इजराइल फिर पहले से हमले कर रहा है। तो इस वॉर के अंदर नहीं होता क्लियरली कि भाई कब तक चीजें चलेंगी, बट हाँ यहाँ पर ये वॉर चल रहा है और एक फुल फ्लैज वॉर की स्थिति है यहाँ पर इन देशों की, ये भी हमें यहाँ पता चल रहा है, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है कब्जा करना, किसी क्षेत्र के सिस्टम में बदलाव करना, फ्रेमवर्क पॉलिसी का बदलाव करना, ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। बात क्लियर है सारी, तो ये सारी महत्वपूर्ण बात है। तो पूर्ण युद्ध और मिलिट्री ऑपरेशन में क्या अंतर होता है, ये वाली बात भी हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि देखो अभी तक क्या है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्या भारत युद्ध में है, या क्या भारत के साथ में युद्ध शुरू हो चुका है, क्या अब पाकिस्तान को हम खत्म करके ही मानेंगे, पाकिस्तान पे कब्जा करके ही मानेंगे, वगैरह वगैरह मन में ख्याल चल रहे हैं हम लोग के ना, बिल्कुल। तो पूर्ण युद्ध में और मिलिट्री ऑपरेशन में क्या अंतर होता है, जरा एक बार इस पर नजर डालते हैं। तो देखो मान लो अगर जंग हुई, जंग मतलब युद्ध हुआ, तो क्या होगा, एक देश का दूसरे देश पर अटैक किया करता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मुख्य उद्देश्य जो होता है पूरे के पूरे एरियाज को टारगेट किया जाता है कि पूरा इलाका ही खत्म कर देंगे, बड़ी तादाद में बम गिराएंगे, फाइटर जेट से लगातार हमला करते रहेंगे, यहाँ पर चीजें ऐसी चलती हैं। अभी क्या होता है कि भारत पाकिस्तान का ये ठीक है, आधे घंटे कर लिया, 1-पौने घंटे कर लिया, 40 मिनट तक कर लिए हैं, 25 मिनट कर लिए हैं, तो अभी वो वाला काम चल रहा है। तो अभी पूर्ण युद्ध जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसके अलावा पूर्ण युद्ध में क्या देखने को मिलता है कि जंग में सेना के जवानों के साथ साथ आम लोग भी घायल मारे जाते हैं। यानी कि जिस समय पूर्ण युद्ध में आएंगे तो हम लोग फिर ये नहीं देखेंगे कि मर कौन रहा है। अभी तो चीजें जो हैं वो क्या कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने पहले आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, पाकिस्तान कह रहा है कि ठीक है सैन्य बेस को टारगेट करेंगे, हमने भी पाकिस्तान के सैन्य बेस टारगेट कर लिया, यानी कि आम लोगों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी कि ये समझ लो कि अगर हम लोग फुल वॉर में जाते हैं तो कोई भी मिसाइल कभी भी हम लोग के ऊपर भी आके गिर सकती है। मतलब जैसे कि लिटरली ऐसा भी हो सकता है, मान लो कि मैं क्लास ले रहा हूँ बीच में, क्लास के बीच में, ठीक है ना, मान लो मैं कहीं से भी ले रहा हूँ, मान लो टारगेट कर लिया उस एरिया को, तो फिर उसका लाइव स्ट्रीम आनी बंद हो जाएगी। तो ये सारी चीजें भी चल सकती हैं इस तरह से, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो जो वॉर होती है उस वॉर में किसी को भी कहीं पे भी कभी भी टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि बस ये होता है कि हाँ ठीक है मिसाइलें गिरानी है, बम गिराने हैं, इसके अलावा कोई मतलब फुल फ्लैश वॉर के अंदर नहीं होता। ये होता है कि बस जीतना है। और कहा भी जाता है कि ठीक एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है। तो लव हमारा पाकिस्तान से कभी कोई खास रहा नहीं किसी भी तरह से, लेकिन हाँ वॉर में शुरुआत से हम लोग रहे हैं, तो बिल्कुल एवरीथिंग इज फेयर होता है, तो बिल्कुल हमले जो होंगे उसी तरह से किए भी जाएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर जंग किसी बड़े मकसद के लिए होती है, जैसे कि पूरी तरह से पाकिस्तान कब्जा लेना, पाकिस्तान लगा हुआ है कि कश्मीर लेकर के मानेंगे, वगैरह वगैरह चीजें इस तरह की चल रही है, ठीक है। मनमुटाव पुरानी स्थितियां वो बरकरार है, वो युद्ध के अंदर निकल करके आती हैं। जंग के दौरान कई तरह के ऑपरेशन किए जाते हैं, तो जंग चल रही है ऑपरेशन करेंगे अलग अलग तरह से ऑपरेशन कि अभी ये करना है वो करना है। तो इसका एक उदाहरण जो है वो 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल वॉर था, जब पाकिस्तान कारगिल वाले क्षेत्र पे कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने वॉर शुरू किया था, लेकिन फिर बेचारे को मुंह की खानी पड़ी, हार के वापस गया। अब ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, मिलिट्री ऑपरेशन, जैसे कि हम लोगों ने किया था अपना ऑपरेशन सिंदूर, ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक टारगेट को खत्म किया था, हमने कहा कि भाई आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे और सोच समझ
समझ के सारा काम किया जाता है, नपीतुली कार्रवाई होती है, कोलेटरल डैमेज इसके अंदर हम नहीं चाहते कि हो किसी भी तरह से नागरिकों को परेशानी। ठीक है, ऑपरेशन में उस व्यक्ति या चीज का खत्म किया जाता है जिससे देश को खतरा हो। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि आतंकी ठिकानों पे हमला करना, तो वही चीज होती है। ऑपरेशन अपनी सुरक्षा के लिए होता है, हमें चाहिए कि आतंकवादी ना बचे, ना ही आतंकवाद बचे। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद जैसा कि तो हम लोगों ने पढ़ा था पूरी तरह से, और इसमें किसी एक ऑपरेशन की वजह से जंग के हालात बन सकते हैं। तो जंग चल रही होती है, एक दिन चल रहा होता है, तो उसके अंदर ऑपरेशन हो सकते हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन जंग की हालत बनाता है और उसके बाद फिर जंग हो जाती है। बातें क्लियर है सारी। तो ये पूरी की पूरी कहानी जो है, ये कहानी है एस्केलेशन लैडर की, और इससे जुड़ी सारी बातों की, भारत और पाकिस्तान कहाँ मौजूद है और ये अब कहाँ जा सकते हैं, सारी बातें आप लोगों ने जानी समझी है अच्छे से। बात क्लियर है सभी लोगों को। तो बस आज की क्लास में इतना ही, जितनी महत्वपूर्ण बातें होनी थी वो सारी बातें हम लोगों ने बहुत अच्छे से की है। लेकिन हाँ, इसके अलावा आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और एक्स पे, और इस QR को स्कैन करके आप लोग पहुंच सकते हैं सीधा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां हम लोग फाइल्स वगैरह शेयर करते हैं, ऐसे पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बस आज की क्लास में इतना ही। तो बाकी आप लोग की जिम्मेदारी की सेशन इन्फॉर्मेटिव है, तो इसलिए बाकी साथियों तक शेयर जरूर करना है। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। बाकी की बातें करेंगे आने वाली और क्लासेस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।